हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको कर्म भूमि जो कि प्रेमचंद जी का उपन्यास है वो पढ़ाने वाली हूँ। वैसे मैंने ये वीडियो आधी पहले बनाई थी जिसमें आपको मैंने समझाया था कि आखिर इस उपन्यास की कहानी है क्या, और उस कहानी को मैंने आधे में ही इस वीडियो में छोड़ दिया था। तो इस वीडियो में आज मैं ये वाला उपन्यास कंप्लीट करवाने लगी हूँ। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसमें मैं दिव्या और उसकी नेक्स्ट में सुनीता भी करवा दूँगी। तो आप वेट कीजिएगा, मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो डालूंगी। फिलहाल आज हम कर्म भूमि करने वाले हैं जो कि जो कि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और ये उपन्यास जी क्या है, एक सामाजिक जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर लिखा गया एक उपन्यास है, जिसमें विशेष तौर से प्रेमचंद जी ने उन सभी मुद्दों को डाला है जो उस समय के समाज में और आज के समय के समाज में मूल्य था। समाज में क्या करते हैं, मुसीबतें क्रिएट करते हैं, लोगों के मध्य में वैमनस्य जो होता है उसे पैदा करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो कर्म भूमि है, प्रेमचंद जी की कर्म भूमि उपन्यास, इसके पूरे 5 अंक है। 5 अंक जो कि थोड़े थोड़े हिस्से को खींचते हैं। और इसका जो मुख्य नायक है वो है अमरकांत और नायिका है सुखता। वैसे कभी कभार ये जो कहानी है, हम जब पूरी नॉवल पढ़ते हैं तो बीच बीच में हमें ऐसा लगता है कि आखिर कहानी चल क्या रही है। हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कहानी को लेकर। तो चलिए हम पढ़ते हैं और उस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रेमचंद जी ने अपना मुख्यतः कौन सा उद्देश्य रखा और ऐसे विभिन्न प्रकार के पात्र क्यों डाले। चलिए, तो हमने कथानक पढ़ ही लिया था कि प्रेमचंद जी के उपन्यास में जो मुख्य नायक है अमरकांत, वो अपनी पत्नी सुखदा के साथ शादी कर लेता है। इसमें शिक्षा को लेकर, विवाह को लेकर, किसान समस्या, जमींदारी व्यवस्था, इन सभी मुद्दों को लेकर व्यंग किया गया और उनके प्रश्नात्मक रूप में उसे उपन्यास में रखा गया है। तो ये जो कर्म भूमि है ये कब लिखा गया है, ये लिखा गया है 1932 में। 1932 प्रेमचंद जी ने 1932 में कर्म भूमि नामक उपन्यास लिखा जो कि बहुत फेमस हुआ था। और इसमें राजनीतिक आंदोलनों, चूँकि अमरकांत जो था वो एक राजनीतिक आंदोलनकारी ही था। पहले वो राजनीति में ही अपना सबसे ज़्यादा पहले सपोर्ट करता था और जो सामान्य जन है उनके अधिकार के लिए लड़ाई करता था। लेकिन जब उसकी स्थिति परिवर्तित हुई, जब उसे अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि वो प्रेमचंद जी की विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए वो अपनी जगह को छोड़ के प्रवास कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये भावना ही है। क्योंकि प्रेमचंद जी के हम जितने भी उपन्यास देखते हैं, कहीं ना कहीं पे जो हमारा नायक होता है या फिर कोई भी एक पात्र होता है, वो अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जरूर जाता है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, प्रेमचंद जी के उपन्यासों में मुख्यतः ये देखने को मिलता है। तो जब वो अपने काशीपुरी को छोड़ के जब वो हरिद्वार के पास चला जाता है, तो वहाँ पे उसकी स्थिति बदल जाती है। वो राजनीतिक आंदोलन में ना रह के किसानों के सहयोग में वहाँ पे अपनी भूमिका अदा करता है। फिर उसके बाद वो वापस राजनीतिक आंदोलन में आ जाता है। क्योंकि हम 5वां अंक जब पढ़ते हैं, 5वां इसका भाग है, तो वहाँ पे सुखदा और अमरकांत दोनों का फिर से पुनर्मिलाप हो जाता है और दोनों एक दूसरे के विचारधारा को समझने की कोशिश करते हैं। तो उन दोनों के मध्य का जो संबंध होता है वो ठीक हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तो उपन्यास पूरा रहता ही है, डिटेल अभी करनी बाकी है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो कहानी ये थी कि अमरकांत जो था एक स्कूल में पढ़ता था और उसकी फीस का यहाँ पे मुद्दा उठा था। क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेजों के उपनिवेशिक, हमारा देश था भारत, जो कि एक औपनिवेशिक देश था जिसमें अंग्रेजों का आधिपत्य था और भारत देश के वासी सिर्फ उनके चमचागिरी करते थे। क्योंकि नौकरशाही एक तरह से उन्हें रखा जाता था कि अंग्रेज ऊपर से हुक्म देते और हिंदू लोग यानी कि हिंदुस्तानी लोग वहाँ पे वो उनके गुलामों के रूप में उनका आदेश मानते, जैसे कि वो उनके कर्मचारी हों। तो यहाँ पे स्कूल की सबसे पहले बात की जाती है। फिर उसके बाद सुखदा और अमरकांत की शादी की बात आती है। फिर यहाँ पे हम मुन्नी का, जिसका बलात्कार हो गया था, उसका भी किस्सा पढ़ते हैं कि एक औरत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता था उस समय में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी करते थे, जो हमारे हिंदी देश के लोग थे वो भी करते थे, हिंदुस्तानी लोग भी किया करते थे। लेकिन यहाँ पे जो गैर हिंदुस्तानी है उनको लेकर ज़्यादा मुद्दा उठाया हुआ है।
तो यहाँ पे हम मुन्नी के साथ जो बलात्कार हुआ था वो मुद्दा भी देखते हैं, साथ ही किसानों की जो दुर्अवस्था थी उसे भी देखते हैं। जब किसानों के घर सलीम, साथ में अमरकांत और उसके जो उसके जो प्रोफेसर होते हैं, गुरुजी टीचर जो होते हैं, डॉक्टर शांति कुमार, वो भी साथ में जाते हैं। तो वहाँ पर किसानों की उस व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि जब वो जिस औरत की आबरू लूटी गई थी, जिसका बलात्कार हुआ गया था, वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए कुछ गोरों को मार देती है। वैसे वो उन गोरों को नहीं मारते जिन्होंने उसका बलात्कार किया था, वो किसी दूसरे को मारते, लेकिन फिर भी उसने अपना एक तरह से प्रतिशोध लेने के लिए गोरों को मारना था, तो उसने उन गोरों को मारा था। तो उस वजह से वो जेल चली गई थी। यहाँ पे जो अमरकांत होता है वो राजनीतिक आंदोलन में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और साथ ही उसकी पत्नी जो सुखदा होती है वो भी यहाँ पे बहुत सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे सुखदा की एक मम्मी भी है, यानी कि माता जी, जो कि अमरकांत की सास कही जाएगी, तो वो भी यहाँ पे सपोर्ट करती है कि वो जो लड़की है जिसे जेल में भेज दिया गया था उसे बरी किया जाए, क्योंकि उसने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन गोरों को मारा था, अपने प्रतिशोध लेने के लिए। तो उसे ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए। सब के सब उस पागल औरत यानी कि उस लड़की के पक्ष में थे। तो यहाँ पे एक ये भी किस्सा आता है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था ऐसी थी। वैसे तो यहाँ पे दो स्थिति दर्शाई जाती है नतीजा निकलने से पहले, कि वो सरकारी नौकर भी है और साथ ही साथ हम ही जैसा भी है, वो भी एक हिंदुस्तानी ही है। वो भला कैसे सहेगा अगर उसकी पति पत्नी या फिर उसकी बेटी की कोई ऐसी स्थिति कर दे। तो यहाँ पे दो स्थिति नजर निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे दिखाते प्रेमचंद जी क्या दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो वहाँ का जज था, जिसके निरीक्षण में ये पूरा केस चल रहा था, वो वो किसी का ही पक्ष नहीं लेता था, एकदम सच्चा एक राजनीतिक नेता था। वैसे वो राजनीति करता था लेकिन छुप छुप के करता था, ज़्यादा प्रचार में नहीं था। तो उसने सच्चाई का साथ दिया यहाँ पे, कि जो औरत ने उन गोरों के ऊपर आक्रमण किया था, हमला किया था, उन्हें मार दिया था, उस अवस्था में वो जो पागल औरत थी उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें मारा था। वो अपने होशो हवास में होती और तब उसने मारा होता, तब उसका गुनाह कबूल किया जाता, लेकिन उसने अपनी वास्तविक उसकी मानसिक अवस्था जो थी सही नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर ये जो गुनाह है, ये जो जुर्म है, ये नहीं लगाया जाएगा। तो इस वजह से उस औरत को छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा पहला भाग होता है उपन्यास का, प्रेमचंद जी के उपन्यास कर्मभूमि, इसका जो पहला भाग होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से फिर हमारा सेकंड चलता है। और यार हाँ, मैं भूल गई, सॉरी, माफ़ करना। यहाँ बीच में ना एक कैरेक्टर और आता है, सकीना, जो कि अमरकांत की एक्स होती है, उसकी प्रियतमा, दूसरी प्रियतमा होती है। ऐसे तो उसकी पहली प्रियतमा मानी जाएगी, जो कि सुखदा से उसने प्यार किया ही नहीं था उस समय तक, तो उसकी वो प्रियतमा ही बनती है। लेकिन उनके मध्य में अमीरी और गरीबी का एक अंतर होता है। तो अमरकांत को जो सकीना होती है, उसकी गरीबी का वो एहसास उसे महसूस होता है कि आखिर कैसे वो इतनी गरीब अवस्था में रहती है। क्योंकि अमरकांत जो है हमारे उपन्यास का एक नायक है, एक ऐसा नायक जिसके अंदर सभी सगुण है। वो आदर्शवादी है, सिद्धांत है उसके अंदर, और वो सभी धर्म को लेकर चलता है। उसके अंदर समाज में परिवर्तन करने की भावना है। वो समाज के लिए एक अच्छा रास्ता चुनना चाहता है, समाज के साथ साथ अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए वो एक अच्छा रास्ता चुनना चाहता है। इसलिए वो हमारी इस पूरी कहानी का नायक है। और नायक भी वो इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं पूरी कहानी में, तो कहीं कहीं वो हमें भटका भटका सा नजर आता है। कभी हम सोचते हैं कि नायक हो ही नहीं सकता है, ये ऐसा इंसान प्रेमचंद जी ने बनाया, लेकिन नहीं, वो हमारी कहानी का मेन नायक इसीलिए क्योंकि वो सभी को एकदम भीतर से महसूस करता है, सबके साथ एकदम ऐसे घुल मिल के रहता है कि उनकी स्थिति को एकदम करीब से पहचानता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी ही अंदरूनी स्थिति है जिससे मैं अभी परिचित हो रहा हूँ। इसलिए प्रेमचंद जी ने अमरकांत को इस पूरी कहानी का नायक बनाया है, क्योंकि उसे सभी इंसानों की परिस्थितियाँ, उनके दुख दर्द और जो उनकी भावनाएं हैं, वो आखिर कौन सी स्थिति में रह रहे, वो सभी अमरकांत जो है महसूस करता है। चाहे वो किसानों की दुर्दशा हो, चाहे उस पगली औरत की जिसके साथ बलात्कार किया गया था, या फिर सकीना की हो, क्योंकि सकीना जो थी गरीब थी, गरीब औरत थी, गरीब परिवार से थी, और उसकी फैमिली में और कोई नहीं था, सिर्फ वो थी और उसकी दादी थी। इसलिए अमरकांत जो था उसके प्रति आकर्षित हुआ था। यहाँ पर इस उपन्यास के अंदर वो उसके प्रति आकर्षित हुआ था। तो
इसलिए जो अमरकांत है वो सबकी स्थिति को भीतर से महसूस करता है, इसीलिए वो हमारी कहानी का नायक है। वैसे तो अन्य पात्र भी महसूस करते हैं, लेकिन वो उसके प्रति अपने कदम नहीं उठा पाते, उनके लिए संघर्ष नहीं कर पाते, इसलिए हम अन्य पात्र को इस कहानी का नायक नहीं मान सकते। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है फर्स्ट भाग की। फिर सेकंड भाग में क्या होता है ना कि जो अमरकांत होता है वो अपना घर छोड़ के चला जाता है किसी दूसरी जगह। वहाँ पे उसे वही पगली औरत मिलती है। वो पगली औरत कौन थी? मुन्नी थी। मुन्नी जिसकी आबरू लूटी गई थी, उसका एक पति था और उसका बच्चा था। उसकी भी यहाँ पे कहानी चलती है। तो अमरकांत क्या होता है, यहाँ पे सकीना और सुखदा को छोड़कर मुन्नी के प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि जो अमरकांत है वो सभी लोगों के मन की जो अंदरूनी स्थिति होती है, उनकी जो भावनाएं होती हैं, वो उसे भीतर से महसूस करता है, इसलिए वो लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाया करता था। तो अगर आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे वो उसके प्रति आकर्षित होता है यहाँ पे, और साथ ही जो जिस गांव में वो रहता है वहाँ पे एक काकी होती है, एक गूदड़ होता है जो वहाँ के मेन पात्र है, और एक आत्मानंद, ये सभी वहाँ के गांव के मेन पात्र है। जो वहाँ पे चूँकि अमरकांत जहाँ हरिद्वार जाता है वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था को दर्शाया जाता है। जमींदारी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था, इन सभी को दर्शाया जाता है। और साथ ही शिक्षा को लेकर समाज में कैसी असमानता बढ़ती हुई है वो सब दर्शाया जाता है। यहाँ पे जो अमरकांत होता है वो स्वच्छता, पढ़ाई, इन सभी के विभिन्न मुद्दे लेकर वो पूरे समाज में यानी कि पूरे गांव में एक प्रकाश लाने की कोशिश करता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोगों में जागरूकता पैदा करता है। तो जो सेकंड भाग है हमारे नोवेल का, उसमें यही होता है कि अमरकांत जो होता है वो किसानों के, चूँकि गांव में पहुंच गए, गांव में किसान ज़्यादा होते हैं, जमींदारी होते, लगान वसूला जाता है। तो वो अमरकांत होते हैं वो ऐसी स्थिति को देख के एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर कैसे ये सब लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर वहीं पे मरी हुई गाय को, चूँकि वो एक चमार जाति में गया था, वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे अमरकांत के आसपास में, इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते थे सारे चमार थे, और वो सब मरी हुई गाय का मांस खाते थे। क्योंकि उनके यहाँ का ऐसा रिवाज था कि जो मर जाता है वो उसी को खाते थे, इसलिए वो यहाँ पे वो इस स्थिति को भी देखता है कि आखिर वो मरी हुई गाय कैसे खा सकते हैं। तो वहाँ पे वो विरोध करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी हम सबको इतना नीच समझा जाता है क्योंकि हम ऐसा कार्य करते हैं। चमार का एक काम ये भी होता है कि वो जो जानवर की जो चमड़ी होती है उसे निकाल के उससे कपड़े बनाते हैं, जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, और हंटर भी बनाते हैं। ये सब चीज़ें चमड़े से ही बनाई जाती है। और चमड़े से बंदूक का एक हिस्सा भी बनाया जाता है, याद नहीं आ रहा मेरे को वैसे। तो चमड़े का बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है जो कि यही जाति के लोग करते थे। तो इसलिए यहाँ पे उस स्थिति को भी दर्शाया गया कि समाज में जातिवादी व्यवस्था कितनी ज़्यादा प्रचलित है। फिर हम थर्ड पार्ट में जाते हैं। वहाँ पे हम सुखदा की स्थिति देखते हैं कि सुखदा जो है शहर में, क्योंकि वो काशी में रहती है, उसकी माँ रेणुका और अमरकांत का बाप समरकांत, और साथ ही अमरकांत की एक बहन भी है नैना देवी। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि शहर में अब क्या स्थिति चली। शहर में क्योंकि अमरकांत जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने पिता, अपनी बहन, अपने पूरे फैमिली को वो शहर में छोड़कर खुद गाँव भाग गया, क्योंकि उसके अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि अब मैं यहाँ पे रहा तो ज़रूर मैं बहुत बुरा फंसूंगा और मेरे कारण और लोग भी बहुत बुरा फंसेंगे, इसलिए वो शहर छोड़ के भाग जाता है गांव। फिर गांव से चूँकि वो गांव भाग चुका है और मैं शहर की कहानी सुना रही हूँ। तो शहर में कुछ ऐसा होता है कि सुखदा जो होती है वो धीरे धीरे अमरकांत की जो मन की भावनाएं होती है उसे महसूस करने लग जाती है कि आखिर अमरकांत जो था वो क्यों समाज के प्रति, अपने देश के इन गरीब लोगों के लिए, इन सब के लिए आखिर क्यों वो ऐसे आंदोलन किया करता था, उन सब की क्यों इतनी सहायता किया करता था। क्योंकि सुखदा का जब हम स्टार्टिंग कैरेक्टर देखते हैं बहुत ही अजीब सा हमें देखने को लगता है कि अमरकांत की हर बात में रोक टोक करती है, उसे एक गुलाम की तरह बांधे रखती है। हम ऐसी सारी थिंकिंग वहाँ पे सोचते हैं कि सुखदा आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि अमरकांत जो है स्टार्टिंग से एक बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर रहा है हमारे उपन्यास में। तो वहाँ पे सुखदा जो होती है वो अट्रैक्टिव नहीं बन पाती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो सुखदा होती है वो अमरकांत की भावनाओं को समझती है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे समाज में सहयोग देने लग जाती है। जब शहर में पंडितों ने
चूँकि भागवत कथा हो रही थी, भागवत कथा में एक नीची जाति का इंसान निकला था, शायद से चमार था कि कोई किसी जाति का था। तो उसे जातिवादी की व्यवस्था के नाम पर, चूँकि जातिवादी फैली हुई थी, तो उसे इसलिए कहा गया था कि ये नीची जाति का और ये हमारे साथ इस मंदिर में बैठ के भागवत सुन रहा है। और उस इंसान को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था। तो उस समय उस इंसान को पीटा गया था, तो यहाँ पे जातिवादी व्यवस्था दिखाई जाती है। तो डॉक्टर शांति कुमार जो होता है, वो सभी जो निचली जातियाँ होती हैं उन सभी आदमियों को, उन सभी लोगों को, जितने भी स्त्री पुरुष है, सभी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा भाषण देता है और फिर उन सबको अपने साथ ले मंदिर की तरफ चल पड़ता है कि अब हम मंदिर में उन ठाकुर जी के दर्शन करके ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में जो नीची जाति है उनके भगवान जी अलग है और जो ऊँची जाति है उसके भगवान जी अलग है। नहीं, भगवान जो है सबके लिए समान है, ऐसा वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। चूँकि शांति कुमार जो है वो अमरकांत के आदर्श रहे हैं। अमरकांत ने डॉक्टर शांति कुमार को अपना आदर्श बनाया था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे शांति कुमार जो होते हैं अमरकांत के आदर्श से नीचे गिरते जाते हैं। क्योंकि जो शांति कुमार होता है वो पैसों के लिए, क्योंकि अमरकांत जो पैसों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, और वही डॉक्टर शांति कुमार पैसों के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ते हैं। और नौकरी क्या है, अंग्रेजों की गुलामी करना। इसीलिए जो अमरकांत की जो आदर्श वाली जो रेखा थी उससे वो धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि वो उन सभी को मंदिर लेके चल पड़ता है, लेकिन वो मंदिर जाने से पहले ही जो डॉक्टर शांति कुमार होता है वो घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाते हैं, और जितने भी नीची जाति के जो लोग होते हैं वो सारे अपना संतुलन खो बैठते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। क्योंकि जब तक कोई एक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है तब सभी उसके साथ साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही जो उसका नेतृत्व कर रहा है वो अगर गायब हो जाए या फिर छोड़ दे तो फिर भला आगे कैसे चला जाए। तो वही बात है। तो सभी जितने भी लोग थे वो सभी अपने रास्ते जो थे भटक जाते हैं कि आखिर अब हम क्या करें, वो ऊंची जाति के लोग हैं, हमें मार देंगे, ऐसा करवाएंगे, वैसा करवाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बवाल मचता है। तो सुखदा यहाँ पे मेन कैरेक्टर के रूप में निखर के आती है हमारे सामने कि वो उन सभी नीची जातियों के लोगों को बांधे रखती है एक रस्सी से, मानो जैसे कि उनके मन में एक एकता ले आती है और वो उन सबका सपोर्ट करती है। ऊंची जाति और नीची जाति के मध्य का यहाँ पे ये जो संतुलन होता है वो यहाँ पे सुखदा मेंटेन करती है कि नीची जातियों को वो अधिकार दिलाती है, मजदूरों के लिए अधिकार के लिए वो लड़ती है, और एक बहुत ही बड़ा आंदोलन भी करती है वो यहाँ पे, जहाँ पे कुछ दिनों के लिए सभी नीची जाति के लोग अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। किसी को खाना पानी, कुछ दूध, कपड़े, बर्तन, किसी का कुछ काम नहीं हो पाता, क्योंकि जितने भी ऊंचे वहाँ पे सेठ साहूकार लोग हैं, जितने भी धनवान लोग हैं, वो सभी उन नौकरों के ही दम पे जीते थे। घर का सारा काम धंधा, खाना पीना, जो कुछ भी काम करना होता था वो खुद तो करते थे नहीं, अपने नौकरों से करवाते थे। और नौकर कौन होते थे? वही नीची जाति के लोग हुआ करते थे। इसलिए वहाँ पे जो सुखदा होती है एक आंदोलन करती है। यहाँ पे एक किस्सा और आता है कि नैना देवी की शादी हो जाती है। नैना देवी जो कि अमरकांत की बहन है, उसकी शादी हो जाती है। किससे होती है? सेठ मनीराम, धनीराम के बेटे सेठ मनीराम के साथ हो जाती है। तो ये जो सेठ मनीराम होते हैं ये बहुत ही एक व्यभिचारी व्यक्ति के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। व्यभिचारी व्यक्ति जो कि एक स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं, पैसा, ऐसी स्थितियाँ समझते हैं। वो स्त्री को मान सम्मान नहीं देते हैं। एक व्यभिचारी व्यक्ति है जो मदिरा, खान पान, स्त्री भोग इन सब में लिप्त रहते हैं और आश्रय करते हैं कि मेरी पत्नी ये करे, ये करे, ये करे। तो यहाँ पे सुखदा जब मनीराम से मिलते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है उस मनीराम के ऊपर, और वो उसको बहुत ही अच्छे से डांट कर आती है। तो वो नैना को अपने साथ ले भी, नैना जब आती है सुखदा के पास, सुखदा के घर आती है, क्योंकि वो उसी की भाभी रही है, और तो वापस आती है अपनी भाभी के घर। आती है तो मिलती है, बहुत सारी बातें करती है, उसे बताती भी है कि जो मेरे पति है वो ऐसे ऐसे हैं, उनका मेरे साथ अच्छा संबंध नहीं है। तो वो वहाँ पे अपनी भाभी को अपनी पूरी कहानी सुना देती है। तो यहीं पे सुखदा जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लड़ाई कर बैठती है म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से, क्योंकि यहाँ पे एक केस आता है कि मज़दूरों के लिए घर, क्योंकि मज़दूर जो है वो अपने लिए एक छोटा सा घर भी नहीं खरीद सकते। वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है, कूड़ा कचरा, नालियों का पानी ऐसे फैलता है, बहता रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए सुखदा जो होती है वो उन मजदूर लोगों के लिए घर का बंदोबस्त करने के लिए उठती है और लड़ाई करती है। कहते हैं कि अब हम
कुछ भी हो जाए, अब हम मजदूरों के लिए घर बनवाएंगे। इसलिए वो सेवा आश्रम के कार्यकर्ताओं या फिर ये कहिए कि म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से ज़मीन मांगती है। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी जो ऑफिस होता है वहाँ पे ज़मीन होती है मजदूर यानी कि जन कल्याण के, क्योंकि सरकारी ज़मीन यानी कि समाज के उन्हीं लोगों का कल्याण है। क्योंकि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन किसी एक आदमी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। सरकारी ज़मीन होती है जो सभी लोगों के लिए काम में आए। तो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से ज़मीन मांगते हैं, लेकिन उन्हें वो देने से मना कर देते हैं। तो सुखदा उस समय वहाँ पे बहुत बड़ी हड़ताल का आह्वान करती है, और उसके बाद जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के हेड ऑफिस के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सुखदा को अब यहाँ से जाना होगा। क्योंकि हड़ताल का वो नेतृत्व कर रही थी, और जब तक नेतृत्व करने वाला बाहर है उसका समर्थन में सभी लोग चलते रहते हैं। तो इसीलिए सुखदा को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। वो जेल जाती है, साथ ही अपने बच्चे को भी ले जाती है। लेकिन जो उसका ससुर होता है यानी कि अमरकांत का पिता, वो कहता है कि बेटी तू मत जा, तू कहे तो मैं तेरी रिहाई करवा देता हूँ। लेकिन सुखदा जो होती है वो नहीं मानती, कहते कि नहीं, आप मेरी ऐसी कुछ रिहाई नहीं करें। रिहाई करवाना मतलब कि मेरे को चोरी छुपे छुड़ाना, यानी कि मैंने वास्तविकता में कोई जुर्म किया है, इसलिए मेरे को रिहाई करके बाहर निकाला जा रहा है। जब मैंने कोई कुछ गलत काम किया ही नहीं तो फिर किस बात की रिहाई। तो यहाँ पे मना कर देती है रिहाई के लिए, और वो चुपचाप जेल चली जाती है। तो सुखदा के जेल जाने के बाद भी बाहर जो होती है हड़ताल चलती रहती है, बहुत ही जोर शोर से चलती रहती है। 1-2 दिन तो चलती ही है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है 3rd पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा 4th पार्ट आता है, जहाँ पे हम वापस अमरकांत के पास आते हैं। अमरकांत जो कि गाँव के लोगों की लगान के लिए लड़ाई करता है, वो महंत नाम का व्यक्ति है जो पूरे गाँव से लगान वसूल करता है। वो महंत के पास जाता है। महंत का घर में इतने ऐशो आराम देख के वो दंग रह जाता है कि वहाँ गांव में खाने पीने के लिए कुछ खाना नहीं है। अपने छोटे छोटे बर्तनों को बेच के वो लगान चुका रहे हैं, ऐसी अवस्था वहाँ गांव में है। और यहाँ महंत के घर में इतने बड़े बड़े कमरे भर भर के हाथियों के लिए खाना, घोड़ों के लिए खाना, इतने मलाई, इतने पकवान, इतनी सारी चीज़ें बनाई जा रही है। वो ऐसी चीज़ें देख कर दंग रह जाता है अमरकांत। तो वो निश्चय करता है कि मेरे को महंत से मिलना ही होगा। लेकिन महंत जो होता है बहुत ही सॉफ्ट बिहेव वाला होता है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उन सब का लगान जो है थोड़ा कम कर दूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन महंत के जो क्योंकि उसके अंदर भी कुछ लोग काम करते हैं, तो वो कारिंदे कहलाते हैं। तो वो कारिंदे यानी कि महंत के अंदर काम करने वाले लोग कारिंदे जो होते हैं वो वसूली के लिए कुछ तो रियायत देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कड़ाई बरतना शुरू कर देते हैं। वो नहीं मानते। वो बकाया जो जितना ही बकाया होता है वो वसूल करने के लिए उन लोगों को दिन प्रतिदिन और ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो अमरकांत होता है, चूँकि सलीम भी उसी जगह का रहने वाला था। सलीम मीन अमरकांत का दोस्त है, जो कि उसके साथ उसके शहर में रहता था। क्योंकि वो दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। और अब सलीम जो था एक ऑफिसर बन गया था, ICS ऑफिसर, चूँकि इंस्पेक्टर बन गया था। तो वो भी अमरकांत के उसी गांव में रह रहा था, एक सब इंस्पेक्टर के रोल में वो वहाँ पे रह रहा था। तो अमरकांत को गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था सलीम के थ्रू कि सलीम जाएगा और अमरकांत को गिरफ्तार करके लाएगा। क्योंकि अमरकांत के ही नेतृत्व में गांव में ऐसा एकदम भूचाल सा मच गया, लोगों ने लगान देना बंद कर दिया है। और यदि अमरकांत को गिरफ्तार कर लिया जाए तो हमारी जो स्थिति है वो सुधर सकती है। क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आने लगे थे कि अब भाई हमें लगान चाहिए, और महंत फिर उनका बहुत लंबा रिलेशन और कनेक्शन होता था, इसलिए अमरकांत को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अमरकांत को जब गिरफ्तार कर लिया तो सलीम को बहुत ही बुरी वाली फीलिंग आई कि आखिर मैंने क्या कर दिया। तो सलीम जो होता है वो एक अच्छे